नमस्कार सभी विद्यार्थियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आपका स्वागत है। आज कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कृषि के कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उन क्वेश्चनों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि व्हिच मेडिसिनल प्लांट, कौन सा औषधि पौधा और हाइपरटेंशन के लिए महत्वपूर्ण है, या हाइपरटेंशन के इलाज के लिए कौन सा पौधा दवा के काम में आता है। देखिए, कई तरह की बीमारी, मानसिक तनाव, नींद ना आना, पागलपन, इसके लिए ये पौधा बहुत इम्पॉर्टेंट है, केवल हाइपरटेंशन के लिए नहीं है। तो इसमें आपके दिया है अश्वगंध, सर्पगंध और एलोवेरा। अब देखिए, पौधा पहचानते होंगे, इसको कहते हैं अश्वगंध, और ये है आपका सर्पगंध, और एलोवेरा लगभग आप सभी पहचानते ही हैं। अश्वगंध, इसका क्या कहते हैं, अश्व माने घोड़ा, तो अश्वगंध, इसमें घोड़े से रिलेटेड जो गंध आती है उसके नाम से इसका अश्वगंध। इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, विंटर चेरी के नाम से जानते हैं, सोलेनेसी फैमिली से रिलेटेड ये अश्वगंध। अश्वगंध का बहुत सारे मेडिसिनल में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन, पागलपन, अनिद्रा, इसके लिए होता है आपका सर्पगंध। तो सर्पगंध इसके लिए बहुत इलाज में आता है, और ये सर्पगंध है, इसका ये चित्र है। एलोवेरा, एलोवेरा भी मेडिसिनल प्लांट्स है, और एलोवेरा किस में आपका आता है, और वो आता है आपका कैम्प प्लांट के अंतर्गत भी एलोवेरा आता है। अभी आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव ने क्या किया, बहुत सारा इससे इसका जूस, इसका पेस्ट पीने के लिए भी काम में आया, कैंसर के मर्ज बताया, त्वचा के लिए तो बहुत है, और सौंदर्य प्रसाधन इससे बहुत सारे बनते हैं। तो अश्वगंध, जिसको विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मेडिसिनल प्लांट है आपका। और सर्पगंध, ये हाइपरटेंशन, नींद, अनिद्रा, पागलपन, इसके लिए भी, बीमारियों के इलाज के लिए काम में आता है। तो ये आपका सर्पगंध है, सर्पगंध और ये अश्वगंध। और इसमें कह रहा है कि पॉप पॉड, यानी जो मूंगफली की फली है उसके खोखलापन, यानी उसको जब हम करेंगे तो उसके अंदर दाना नहीं निकलता। आपने सुना होगा कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, ऐसा कहते हैं ना। तो कौन सा ऐसा पोषक तत्व है या न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी के कारण मूंगफली में दाने नहीं बनते, तो है कि पॉप पॉड, ये खोखलापन या खाली फली। तो इसके लिए ये न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फेरस, आयरन। अब देखिए, ये यहाँ पर करेंगे, बिल्कुल खाली बना रहेगा, एक भी दाना नहीं रहेगा। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है खेत में, तो जित मूंगफली है, मूंगफली में दाने का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि पर हेक्टेयर 250 केजी पर हेक्टेयर क्या करना चाहिए, जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करना चाहिए। अगर इससे करते हैं तो हमारे दाने बहुत अच्छे पड़ते हैं और पैदावार भी ज़्यादा होती है। CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन इज रिलेटेड, तो किसा सीधा सा है, सभी लोग आप जानते होंगे, ये किससे, गेहूं से, व्हीट से रिलेटेड है। अब ये क्राउन रूट इनिशिएशन होता क्या, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपने इसमें ज़्यादातर कंपटीशन में CRI से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि CRI स्टेज किससे संबंधित है, या जो पहली सिंचाई गेहूं में कब करना चाहिए, तो पहली सिंचाई भी कब होता है, CRI स्टेज रिलेटेड व्हीट। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि CRI स्टेज पर पहली सिंचाई अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अब ये क्राउन रूट इनिशिएशन क्या होता है, इससे और क्वेश्चन क्या बनेंगे उसके बारे में बताते हैं। ये गेहूं का दाना और
गेहूं के दाने या जितने भी आपके सीरियल्स अनाज के दाने वो ज़्यादातर क्या कहलाते हैं, कैरियोप्सिस। इसमें जब इसका ये ज़मीन के नीचे बो दिया गया, बोने के बाद इस गेहूं में क्या होगा, रूट निकलेगी यहाँ से, ये रूट, और ये ऊपर पौधा जाएगा। जो प्राथमिक जड़ें ये यहाँ से निकलती हैं, इन्हीं को कहते हैं सेमिनल रूट। ये यहाँ से सेमिनल रूट निकलती हैं, ये ऊपर जा कर के ये पौधा बनता है गेहूं का। अब इसके बाद ये सेमिनल रूट क्या होता है, ये अस्थायी होती हैं, ये टेम्परेरी होती हैं, कुछ समय बाद अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और ये स्टेज कब आता है, ये आता है आफ्टर 21 डेज। आफ्टर 21 डेज, 21 दिन बाद ये स्थिति आएगी। अब 21 दिन बाद क्या होता है, यहां से यहां से जड़ें निकलना स्टार्ट होती हैं। और ये कब आती हैं, ये भी आफ्टर 21 डेज। अब 21 डेज में इन रूट्स का निकलना शुरू होता है, और ये सेमिनल रूट समाप्ति की ओर होती हैं। क्या होगा, 21 डेज, आफ्टर 21 डेज ये सेमिनल रूट्स ये समाप्ति की ओर होती हैं, और ये नई रूट यहाँ से निकलना स्टार्ट होती हैं। अब आप देखिए, ये कुछ क्राउन, क्राउन क्या कहते हैं, क्राउन माने ताज। ये चूंकि जड़ें यहाँ से निकलती हैं, इसलिए इसको क्राउन जैसा आकृति बनती है, इसलिए इसको कह दिया जाता है क्राउन। होता है सेमिनल रूट कब समाप्त हो जाती हैं, आफ्टर 21 डेज। अब ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये आपकी जड़ें कहाँ से निकलती हैं, तो आप इसमें अगर देखेंगे, ये जमीन के नीचे और बीज के ऊपर, यहाँ से कंपटीशंस में क्वेश्चन आता है कि जो क्राउन रूट है, क्राउन रूट कहाँ से निकलती हैं, लिख दिया जाएगा बीज के नीचे, बीज के ऊपर, जमीन के नीचे, बीज के, जमीन के नीचे, बीज के ऊपर, कई सारे विकल्प दिए होंगे। आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है कि ये क्राउन रूट कहाँ से निकलती हैं, बीज के ऊपर और जमीन के नीचे, यहाँ से निकलेंगी। कब निकलती हैं, आफ्टर 21 डेज। या कभी पूछ लिया जाए सेमिनल रूट कब समाप्त होती हैं, 21 दिन के बाद। जो सेमिनल रूट्स होती हैं ये प्राइमरी सपोर्ट, चूँकि ये नई जड़ें निकल रही होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं, मेन जड़ें सेमिनल रूट ये इसकी ये ख़त्म हो रही होती हैं। इस दौरान अगर सिंचाई नहीं की गई तो फिर पैदावार बिल्कुल कम हो जाती है और आर्थिक नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि गेहूं में सिंचाई की जो सबसे क्रिटिकल स्टेज कहलाती है, वो कहलाती है CRI स्टेज या क्राउन रूट इनिशिएशन, या जो क्राउन रूट जब निकलती है उस दौरान बहुत ज़रूरत होती है। तो ये होता है, तो इससे मान लीजिए केवल मेन क्या, CRI गेहूं से रिलेटेड है। CRI स्टेज पर पहली सिंचाई इम्पॉर्टेंट होती है। पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, 21 दिन बाद करनी चाहिए। और इस क्राउन रूट इनिशिएशन से अधिकतम कभी आ सकता है, कौन से वैज्ञानिक या व्यक्ति संबंधित हैं, तो उसके लिए हैं BL भारद्वाज। BL भारद्वाज ने इस क्राउन रूट इनिशिएशन के बारे में उन्होंने बहुत वर्क किया था, तो इसके संबंधित जानते हैं। तो CRI पर यही एक क्वेश्चन बनते हैं।
मैच द फॉलोइंग, मिलान करिए आप इनका। अब मिलान करना है तो क्या कहना है, मेज, कॉटन, ग्राउंड नट, जूट। इसमें क्या होगा, इधर दिया है रेटिंग, टेसलिंग, गिनिंग, पेगिंग। देखिए रेटिंग क्या होता है, रेटिंग कहलाते हैं सड़ाना। जूट, सनई, ढेंचा, ये कैसी हैं, ये फाइबर क्राफ्ट्स हैं, जिसमें से कि आपका सनई, ढेंचा एज ग्रीन मैन्योर भी यूज की जाती है। लेकिन इनको कैसी है, ये फाइबर क्राफ्ट्स हैं, तो इसका जो स्टेम तना है उस तने में रेशे रहते हैं। अब उन रेशों को निकालना बड़ा कठिन है। उन रेशों को निकालने के लिए कुछ समय तक जूट के पौधों को, सनई के या ढेंचा के पौधों को पानी में दबा करके सड़ाते हैं। सड़ाने में फिर क्या होता है, रेशा अलग अलग हो जाता है और सुखाने के पश्चात रेशा अलग कर लिया जाता है। और उस ये सड़ाने की प्रक्रिया, जो रेशा निकालने के लिए सड़ाने की प्रक्रिया है, वो कहलाती है आपकी रेटिंग। तो रेटिंग किस में पाई जाती है, जूट में भी, सनई में भी और ढेंचा में भी। चूँकि यहाँ पर अपने पास विकल्प क्या है, जूट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर इसमें ABCD डाला होगा तो यह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करके इसको कर लेते हैं। आपका ABC और D, इसको कर लेंगे आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आपका आ जाएगा फोर्थ। अब इसमें क्या हो जाएगा, A, तो A में क्या आ जाएगा आपका जूट। D में क्या आ गया आपका, ये आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। अब आता है कॉटन, कॉटन कपास। कॉटन से क्या है, कॉटन से होता है गिनिंग परसेंटेज, या उसमें जो रेशा हमारा मिलता है उसका परसेंटेज क्या है, वो गिनिंग परसेंटेज कहलाता है। तो कॉटन से रिलेटेड कौन सा आ जाएगा, गिनिंग परसेंट, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट में फलियों का बनना। पेग, पेग किसको कहते हैं, पेग फली को ही कहते हैं, पॉट कह लीजिए या पेग कह लीजिए। और जो पेग निकलने की स्टेज होती है उसको कहते हैं पेगिंग। तो पेगिंग क्या होता है, फलियों का बनना या निकलना, या उसी को हिंदी में कह देते हैं कीलन। हिंदी में इसी को कहेंगे, कभी अगर आ जाता है तो उसको कहते हैं कीलन। तो ये आपका ग्राउंड नट से क्या रिलेटेड हो गया, ग्राउंड नट से हो गया आपका पेगिंग। जूट से क्या हो गया आपका रेटिंग। जूट से रेटिंग, ग्राउंड नट से पेगिंग, कॉटन से। अब केवल मेज से क्या बचा है, अब एक बचा टेसलिंग। तो टेसलिंग किससे रिलेटेड हो गया, ये आपका होता है मेज से। और टेसलिंग स्टेज क्या होती है कि मेल फ्लावर का निकलना, जब भी पौधा होता है और ये ऊपर ये फ्लावर निकलेगा, ये इसको कहते हैं टेसल। मेल फ्लावर का निकलना टेसल कहलाता है और ये प्रोसेस है वो टेसलिंग कहलाती है। तो टेसलिंग किससे रिलेटेड हो गया, ये आपका हो गया मक्का से। और इसमें मादा को सिल्क कहते हैं और मेल फ्लावर को टेसल कहते हैं। मेल फ्लावर के निकलने की प्रोसेस को टेसलिंग कहा जाता है। इसमें भी मिलान करना है। अब ये मेथी, क्लोवर, पी, डॉलिकस लबलब या सेम इसको कहते हैं। इसमें क्या है, जो भी राइजोबियम है, राइजोबियम हम सभी जानते हैं कि जितने भी लेग्यूम क्रॉप्स है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और उसके लिए राइजोबियम बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट है। अब राइजोबियम में कई सारी स्पीसीज होती हैं जो स्पेशल या पर्टिकुलर क्रॉप्स पर ही प्रभावी होती हैं। इसमें यही मिलान करने के लिए कहा गया है कि कौन सा किस में होता है। मेथी, क्लोवर, पी, डॉलिकस। अब इसमें आप देखिए कि डॉलिकस सेम में अगर आता है तो इसमें होता है राइजोबियम फेजियोलाई। पी मटर में क्या होगा, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम। क्लोवर में आता है जिसमें क्लोवर माने बरसीम में क्या आएगा, राइजोबियम ट्राइफोली। और मेथी में क्या आ जाएगा, राइजोबियम मेलियोटाई।
एक और बहुत इसमें कभी कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है कि सोयाबीन में कौन सा काम करता है। उसमें होता है आपका राइजोबियम जैपोनिकम। क्या होगा आपका? राइजोबियम जैपोनिकम। ये किस में आएगा? सोयाबीन में। इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अर्धतना परजीवी है? विच ऑफ द सेमी स्टेम पैरासाइट? सेमी स्टेम पैरासाइट। अब इसमें आप देखिए कि जो मेन प्लांट पैरासाइट है 4 टाइप के हैं और इनसे लगातार क्वेश्चन पूछते हैं कई तरह से। आपका मैचिंग में पूछ सकते हैं या किसी का पर्सनल पूछ सकते हैं। तो इसमें पूछता है अर्धतना परजीवी सेमी स्टेम। तो अर्धतना परजीवी इसमें होता है बांदा या लॉरेंथस। पूर्णतना परजीवी कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा या इसी को अमरबेल कहते हैं। स्ट्राइगा अर्ध तना परजीवी होता है। और ओरोबंकी क्या होता है? पूर्ण जड़ परजीवी। देखिए ये क्या होता है? अर्ध तना, इसी का हो गया। अमरबेल पूर्ण तना, स्ट्राइगा अर्ध जड़ परजीवी और ओरोबंकी पूर्ण जड़ परजीवी। अर्ध और पूर्ण का क्या मतलब है? अर्ध पूर्ण का मतलब है कि जब पूरी तरह से, जैसे तना परजीवी कह दिया गया कि इसमें अमरबेल को कह दिया गया। अमरबेल पूरी तरह से जिस पौधे में होता है उसी पे रिलेटेड होता है, उसी से अपना भरण पोषण करता है, तो वो हो गया पूर्ण तना परजीवी। लेकिन जब कुछ वो पौधे से प्राप्त करता है और कुछ अलग से भी प्राप्त कर सकता है, यानी उसके जीवन यापन 2 तरह से करता है। अगर एक से करता है तो वो पूर्ण हो गया, उसके अलावा भी कोई व्यवस्था है तो फिर वो डबल हो गया, तो वो अर्ध में आ जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या, बांदा लॉरेंथस अर्धतना, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा अमरबेल क्या हो गया? पूर्णतना, स्ट्राइगा क्या हो गया? अर्ध जड़ परजीवी, ओरोबंकी क्या होता है? ये पूर्ण जड़ परजीवी होता है। इसको पहचानने के लिए आप कभी स्लाइड में आप देखिए, ये आपका आ गया। देखिए ये है अमरबेल बेल। ये अमरबेल, इसका ये पीला आप क्रीमी कलर का है। इसका एक पार्ट अगर तोड़ करके आप जाइए और जो भी इसके होस्ट प्लांट है वहाँ उस पर डाल दीजिए, धीरे धीरे क्या करेगा, ये पूरे पौधे में फैल जाएगा और उस पौधे से ही न्यूट्रिएंट्स, वाटर, जो कुछ भी है, अपने आप ये कुछ नहीं करता, उस पौधे से ही ग्रहण करता है। अतः क्या होता है, उस पौधे को पूरी तरह से पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं और धीरे धीरे करके पौधा पूरी तरह से मर जाता है। इसके अलावा फिर क्या होगा, बांदा या लॉरेंथस। बांदा लॉरेंथस क्या है, इस पौधे में खोखला तना हो गया, वहाँ पर कुछ मिट्टी है या पत्तियाँ जमा होती रहती हैं कंपोस्ट का, तो वहाँ पर ये उगता है। तो कुछ पौधे से भी प्राप्त करता है और जो मिट्टी या पत्तियाँ सड़ करके कंपोस्ट बनती है उससे भी प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि अर्धतना परजीवी, कुछ पौधे से भी लेता है, उसके अलावा ये पूरी तरह से पौधा में आ गया। ये आपका क्या आ गया जा करके, स्ट्राइगा। ये जड़ में उगेगा और जड़ से उगने के बाद थोड़ा सा ज़मीन से भी लेता है। तो स्ट्राइगा और ओरोबंकी क्या होता है, पूरी तरह से जड़ में होता है और पौधे की जड़ से ही भरण पोषण करता है। तो इसमें आपने देखा, अगर अब इसमें किसी का भी आपसे पूछ सकता है। पूर्णतना पूछता है, आपका स्क्यूटा रिफ्लेक्सा अमरबेल का याद करिए। अर्धतना का पूछता है तो आप इसमें बांदा या लॉरेंथस को याद करिए। और स्ट्राइगर का भी आता है, यह पूछता है कि कौन सा अर्ध जड़ परजीवी है, तो स्ट्राइगर। यह पूछ सकता है कि स्ट्राइगा क्या है, तो अर्ध जड़ परजीवी। और पूर्ण जड़ परजीवी में आएगा तो ओरोबंकी। कभी कभी इसमें फसल के बारे में पूछता है तो मेन सबसे ज़्यादा पूछता है ओरोबंकी, तो जैसे तंबाकू वगैरह में है, इसके लिए उस प्लांट सरसों में होता है, तो ये आपका क्वेश्चन आएगा। अब आता है सुपर राइस के फादर ऑफ सुपर राइस, सुपर राइस के पितामह कौन है। यह हाइब्रिड राइस के पूछ सकता है, गोल्डन राइस के पूछ लेता है, तो इसी में सब कुछ आपका। पहले तो सुपर राइस या सुपर व्हीट या कोई भी सुपर कहता है, तो सुपर का क्या मतलब है? सुपर माने बहुत बेहतर।
सुपर का तात्पर्य होता है कि जो उस ग्रोइंग कंडीशन में जहाँ पर फसल को उगाया जाता है उस फसल की तुलना में ऐसा कोई दूसरी वैरायटी या बीज जो उसकी तुलना में ज़्यादा उपज देता है, और जितना ज़्यादा उपज का 1-2-5% नहीं, लगभग 25% तो होना चाहिए। यानी किसी एरिया में जो भी फसल बोई जाती है उसी फसल का दूसरा बीज जब हम बोते हैं और उसका उत्पादन लगभग 25% या वो ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं सुपर राइस। अगर ये राइस पे हो रहा है सुपर राइस है, अगर व्हीट पे हो रहा है तो सुपर व्हीट है। यानी ज़्यादा प्रोडक्शन देना ये सुपर कहलाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सुपर राइस के पितामह कौन है। तो सुपर राइस के पितामह क्या है, ये आपको इंडोपोट्रिकस। इसमें और भी इसके साथ एक साइंटिस्ट जुड़े हुए थे, लेकिन नाम इन्हीं का चलता है। तो पीटर बेयर्स करके हैं, वो भी इंडोपोट्रिकस भी थे और पीटर बेयर्स भी थे। दो लोगों का मिल करके है इसके साथ योगदान, लेकिन आप लोगों के कंपटीशंस में यही आता रहा है और यही आएगा ही। तो इंडो किससे संबंधित होगा ये सुपर राइस? इन्होंने ऐसी डेवलप किया था कि डेवलप करने के बाद इसको अगर हम बोते हैं तो इसमें लगभग 25% ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, इसीलिए इसको कह दिया गया, क्या कह दिया गया, सुपर राइस। अगर ये व्हीट पे होता तो। अब उसके बाद आता है युआन लॉन्गपिन। युआन लॉन्गपिन आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये कैसे हैं, चाइनीज अभी बड़ा चमगा, हमने कोरोना को लंबे समय तक इसका दर्द झेला है। हाइब्रिड राइस के बारे में कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में अगर हाइब्रिड राइस सबसे ज़्यादा कहीं होता है वो चाइना में होता है, और चाइना ही इसके उत्पत्ति का श्रेय माना जाता है, किसका, हाइब्रिड राइस का। तो हाइब्रिड राइस और ये चाइना से रिलेटेड, तो ये हाइब्रिड राइस के जो जनक हैं, अगर कह दिया जाए कि फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, तो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस में कौन होंगे, युआन लॉन्गपिन। और ये कहाँ के हैं, चाइना के, और चाइना ही पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्या पैदा करता है, हाइब्रिड राइस पैदा करता है। उसके बाद भी अपना इंडिया का नंबर आता है। केएल चड्ढा है तो आपका एक ऑब्जेक्ट में एक दे दिया गया, और ये टोटल जो रिलेटेड है किससे, ये हार्टिकल्चर से भी हैं, और ये गोल्डन रिवोल्यूशन में इनका बहुत योगदान है। गोल्डन रिवोल्यूशन माने बागवानी में जो क्रांति आई उसको गोल्डन रिवोल्यूशन कहा गया, उसके लिए केएल चड्ढा को काफ़ी श्रेय दिया जाता है। इसके बाद आता है जीएस खुश, गुरदेव सिंह खुश। गुरदेव सिंह खुश ये नाम से है कि इंडियन। गुरदेव सिंह खुश हैं, ये जो रिलेटेड हैं, ये आपके रिलेटेड हैं किससे, ये आपके रिलेटेड हैं गोल्डन राइस से। अब गोल्डन राइस क्या, गोल्डन सुनहरा चावल, सुनहरा माने इसका जो कलर है वे बीटा कैरोटीन के कारण इसका कलर में पीलापन आता है। आप सभी जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर कभी और पीलापन जितना है वो किसके लिए, विटामिन ए। विटामिन ए के लिए क्या हो रहा, कैरोटीन में पीलापन आता है, और ये भी बीटा कैरोटीन है। यानी जो गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए का कंटेंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसके लिए जो संबंधित हैं वो गुरदेव सिंह खुश है। अब फ्रूट्स में आप जितना देख लीजिए, चाहे फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, जितने सारे जिनमें पीला कलर ज़्यादा मिलेगा, येलो कलर मिलेगा, उसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा है। इसीलिए अगर कभी आता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है फ्रूट में, तो वो किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, बताइए आप लोग। और वो सबसे ज़्यादा होता है किस में, मैंगो में। और कितना होता है, 4800 IU। IU माने इंटरनेशनल यूनिट, तो 4800 आएगा। यहाँ पर ये आम सबसे ज़्यादा रहेगा। इसीलिए गोल्डन राइस पे क्या है, इसका कलर गोल्डन है। गोल्डन होने के कारण क्या है, इसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसी से रिलेटेड है हमारे गुरदेव सिंह खुश। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, इंडोपोटिकस। युआन लॉन्गपिन किससे रिलेटेड हो गए, ये आपके हाइब्रिड राइस से रिलेटेड है, और गुरदेव सिंह खुश से किससे है, ये गोल्डन राइस से रिलेटेड है।
थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।